डॉक्टर किरण तिवारी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, जैन कन्या पाठशाला, इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर शहर। मैंने आपको पहले की वीडियो में इसी पाठ 1 के शीत युद्ध का दौर में शीत युद्ध का अभिप्राय, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का परिणाम पढ़ाया था, जिसमें कम से कम 3 या 4 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं और अति लघु, ऑब्जेक्टिव, विविध प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में तैयार कराया। यानी उससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन जैसे शीत युद्ध के कारण भी तैयार हो जाता है, शीत युद्ध का परिणाम भी तैयार हो जाएगा, शीत युद्ध के अभिप्राय भी तैयार हो जाएंगे और बहुत सारी संज्ञा भी बताई थी, उससे अति लघु और लघु क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। अब मैं उससे आगे आपको आज 2 ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ ले जाऊंगी, लेकिन पहले जो कुछ पढ़ाया उससे जोड़ते हुए पहले मैंने आपको शीत युद्ध में 2 गुटों की बात की थी। शीत युद्ध 2 गुटों के बीच हुआ, एक साम्यवादी गुट था और एक पूंजीवादी गुट। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक का नेतृत्व रूस कर रहा था। लेकिन मैंने आपको कहा एक प्रथम दुनिया था, एक दूसरी दुनिया था, एक पूरब के राष्ट्र थे, एक पश्चिम के राष्ट्र थे, और इस तरह करके अब विश्व में 2 ध्रुव बन गए। ध्रुव मतलब केंद्र बिंदु। जैसे आप गणित में गोला बनाते हो और केंद्र सेंटर रखते हो, ये 2 ही सेंटर है विश्व में, यानी विश्व के पटल पर सिर्फ 2 ही सेंटर हैं। एक आपको अमेरिका दिखाई दे रहा है और एक आपको रूस दिखाई। अगर अमेरिका कह दूं मैं तो पश्चिम हो जाएगा, अगर रूस कह दूं यानी सोवियत संघ कह दूं तो पूरब हो जाएगा। तो 2 गुट बन गए हैं, 2 गठबंधन बन गए हैं। एक पूर्वी गठबंधन बन रहा है। पूर्वी गठबंधन का मतलब जिसका नेतृत्व सोवियत संघ करता है। सोवियत संघ मतलब मैंने कहा आजकल उसे रूस कहते हैं, तो जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा है और सारे पूर्वी राष्ट्र उसका साथ दे रहे हैं। और दूसरा गुट है पश्चिमी गठबंधन, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और पश्चिम के राष्ट्र अमेरिका का साथ दे रहे हैं। जैसे मैं राष्ट्रों का नाम बता दूं, कभी इस तरह के प्रश्न आ जाए कि पूर्वी गठबंधन में कौन से राष्ट्र थे या किस संधि में कौन से राष्ट्र थे, तो आप देखें पश्चिमी गठबंधन का साथ दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, ब्रिटेन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र इसका साथ दे रहे हैं। पोलैंड है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, जो पूर्वी गठबंधन का साथ दे रहे हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछ दे भाई पूर्वी गठबंधन में कौन से विश्व के राष्ट्र थे, तो कम से कम 2-4 राष्ट्र के नाम आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं ये क्लियर कर दूँ। उसके अलावा जो है पश्चिमी गठबंधन में जो राष्ट्र हैं उनको भी मैं क्लियर कर दिया। मैंने फ्रांस बता दिया, जर्मनी बता दिया, स्विट्जरलैंड बता दिया, नॉर्वे बता दिया, तो बहुत सारे देश हैं जो इन गठबंधनों में साथ हैं। यानी विश्व 2 ध्रुवों में बट गया, 2 ध्रुव 2 गुट, यानी विश्व में सभी राष्ट्रों का ध्यान सिर्फ इनकी तरफ है। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि विश्व के बाकी सभी राष्ट्रों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या कि इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाए तो उनकी सुरक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं विश्व 2 ध्रुव है, जो विश्व के लिए खतरा है, क्योंकि जो भी राष्ट्र इन गुटों में शामिल होगा, मान लीजिए जो राष्ट्र पूर्वी गठबंधन के साथ है वो उनका समर्थन करेगा और दूसरे का विरोध करेगा, तो कहीं ना कहीं तनाव होता है, संघर्ष होता है। तो 2 ध्रुवीय विश्व एक जो विश्व में उदय हुआ, उस 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण आज मैं सोच रही पढ़ाऊँ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा और जो मैंने अभी आपको बताया उसमें बहुत सारे अति लघु और छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे आप। तो अब मैं आपको 2 ध्रुवीय विश्व के उदय का कारण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आप अगर हेडिंग डालें तो ठीक है, नहीं डालिए तो पॉइंट दर पॉइंट। एनसीईआरटी में मुझे लगता है हेडिंग ना डालें तो ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ाते हुए जरूर क्लियर करेंगे। तो पहला शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध शुरू हुआ इसलिए 2 ध्रुवीय व्यवस्था हुई। शीत युद्ध शुरू हुआ यानी उन 2 ध्रुवों में टेंशन, तनाव। शीत युद्ध मतलब क्या, पहले जो मैंने बताया, शीत युद्ध मतलब युद्ध की स्थिति नहीं, बस युद्ध की आशंका। युद्ध होता नहीं, बस युद्ध की आशंका। ऐसे में शीत युद्ध जो हुआ सन 1945 से 90 तक, यानी आप सोचिए 45 वर्षों तक 2 ध्रुवों के बीच टेंशन, तनाव, कहीं ना कहीं 2 ध्रुव बना रहा विश्व में, 2 केंद्र बिंदु बना रहा। तो कहीं ना कहीं सभी राष्ट्र ये अपने अपने दूसरे राष्ट्रों पर प्रभाव डालना चाहते हैं और हर राष्ट्र इनके साथ शामिल होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम इनके साथ शामिल हो जाए तो हमारी जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र है हम उनसे सेफ हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र होते हैं वो कहीं ना कहीं हर राष्ट्र का किसी न किसी से प्रतिद्वंद होता है। आप अपने देश को देख लो, भारत का पाकिस्तान से होता है, चीन से होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिद्वंदी राज्यों से सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए शीत युद्ध में किसी न किसी गुट में शामिल होते हैं और इसीलिए 2 ध्रुवीय व्यवस्था का उदय होता है। दूसरा है महाशक्ति बनने की होड़। दोनों निरंतर संघर्षरत हैं, निरंतर दोनों एक दूसरे से
ज़्यादा श्रेष्ठ होने की कोशिश कर रहा है। ये जो दो ध्रुव आपको दिखाई दे रहे हैं, जो प्रथम दुनिया दूसरी दुनिया दिखाई दे रही है, जो साम्यवादी समाजवादी गुट पूंजीवादी गुट आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों निरंतर एक दूसरे के प्रति संघर्षरत है, महाशक्ति बनना चाहते हैं दोनों। एक कोई प्रमाण परीक्षण करता है तो दूसरा भी करना चाहता है, दोनों एक दूसरे के समकक्ष होते हैं, बराबर होते हैं, तो कहीं ना कहीं महाशक्ति बनने की होड़ होती है। और इस होड़ में जो है आगे आने का जो होड़ है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं विश्व को दो ध्रुव व्यवस्था में लाकर खड़ा करता है। अगला है पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे से कंपटीशन है। एक के पास अगर एक परमाणु हथियार है तो दूसरा भी उसे तैयार करता है। मैंने आपको बताया सन 1953 में, पहले भी बताया था, सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण करके ये करा कि वो अमेरिका के समकक्ष आ गया। तो दोनों बराबर की कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहते हैं, हथियार भी बराबर रखना चाहते हैं। तो वो प्रतिद्वंदिता पारस्परिक दोनों में निरंतर बनी रहती है। दोनों बराबर देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, उन राष्ट्रों पर जो छोटे राष्ट्र हैं उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जैसे छोटे देशों पर अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। आपको बताऊं, जो छोटे राष्ट्र हैं उन पे वो नियंत्रण बराबर करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, पहले भी मैंने आपको बताया कि इन छोटे, अगर आपके मैं सामने होती, क्लास में होती, तो मैं आपसे पूछती, पहले भी मैंने आपको बताया कि इन छोटे राष्ट्रों पर वो नियंत्रण करना चाहते हैं। पूर्वी राष्ट्रों पर सोवियत संघ नियंत्रण करना चाहता है, पश्चिम के छोटे राष्ट्रों पर अमेरिका नियंत्रण करना चाहता। तो क्यों करना चाहता? क्योंकि उन्हें इन छोटे राष्ट्रों से कच्चा माल मिलता है, भूमि स्वामित्व मिलता है, बाजार मिलती है, मार्केट मिलता है। कच्चा माल, भारत में अंग्रेज आए थे कच्चा माल के लेने के लिए, और वो ले जाकर जो है वहाँ पे ब्रिटेन उसे बनाते थे और हमारे यहाँ 3 गुना रेट पर लाकर बेच देते थे। तो यानी कच्चा माल भी हम इसे ले रहे हैं और बाजार भी हमारी मिल रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हमसे ही कच्चा माल लेके हमें ही बेच देते थे, हमारे लिए बाजार बन जाती थी। तो छोटे देश कहीं न कहीं संसाधन उन्हें देते हैं, भू स्वामित्व देते हैं, तेल वाले देश तेल देते हैं, जो जहाँ पे जैसे इराक में तेल हो जाता है, सऊदी अरब में तेल हो जाता है, उन्हें भी अपने प्रभाव क्षेत्र में वो लाना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो इन छोटे राष्ट्रों से उनकी बाजार मिलता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें चाहिए भूमि, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं, वो एक दूसरे से संघर्ष करते करते बहुत सारे सैनिक रखे हैं, तो उनको रखने के लिए, उनके खर्चे के लिए भी उन्हें छोटे राष्ट्र चाहिए। इसलिए वो कहीं न कहीं छोटे देशों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहते हैं, दोनों, जो अमेरिका है और रूस है, दोनों अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है दो ध्रुवीय व्यवस्था में एक बड़ा कारण जो हर बच्चे को आना चाहिए वो क्यूबा मिसाइल संकट है। अगर हर नागरिक साहब के बच्चे को क्यूबा मिसाइल संकट ना आए तो समझिए कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये संकट विश्व पटल पे बहुत बड़ा संकट है, क्यूबा मिसाइल संकट। अब मैं आपको बताऊं, क्यूबा सिर्फ एक देश का नाम है, कभी ऐसा ना हो कुछ और समझ लें आप। क्यूबा एक देश है। हम अमूमन अपने देश के बारे में या 2-4 बहुत पॉपुलर राष्ट्र होते हैं उन्हीं के बारे में जान पाते हैं। तो क्यूबा एक छोटा सा देश है जो अमेरिका के द्वीपीय राष्ट्र, अमेरिका से जस्ट सटा हुआ द्वीप है, द्वीप जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो एक छोटा सा देश है, अमेरिका ने तो उसे छोड़ रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ साम्यवाद चलता है। साम्यवाद कौन सा? वही साम्यवाद जो सोवियत संघ में चलता है। तो आप देखिए, अमेरिका से सटे ही एक द्वीप में साम्यवाद का समर्थन, वहाँ राष्ट्रपति है फिदेल कास्त्रो। अगर मैं नाम लिखूं तो ऐसे बनता है, फिदेल कास्त्रो। ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो। अब आप ये देखिए कि जब क्यूबा में राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का प्रभाव है, लेकिन सोवियत संघ अपने साम्यवाद को देखकर बड़ा खुश है। उसे लगता है कि अगर क्यूबा साम्यवाद अपनाता है तो सोवियत संघ राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक हर तरह से मदद करता रहता है क्यूबा। लेकिन उसे एक बात की हर समय टेंशन रहता है, तनाव रहता है, चिंता रहती है कि कभी किसी भी समय अमेरिका कभी भी जो है क्यूबा पे आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में न ले ले। इसलिए जो है हर समय सोवियत संघ टेंशन में है। इसलिए सन 1962 में सोवियत संघ ने क्या करा कि उसने ये फैसला कर लिया। सोवियत संघ में उस समय राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव, उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। नाम विदेशी है तो थोड़ा सा लिख देना ज़्यादा सुलभ है, निकिता क्रुश्चेव। ये सोवियत संघ के उस समय राष्ट्रपति थे निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने ये फैसला किया कि क्यूबा को अब हम अपना सैनिक अड्डा बना लें। अमेरिका से उसे सेव करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाएंगे। और सन 1962 में क्यूबा में उन्होंने मिसाइलें लगा दी और उसे सैनिक अड्डा बना दिया। इसी घटना को, ये जो सारी घटना मैंने आपको बताई, इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट, जैसे ही मिसाइलें दागी गई वैसे ही सोवियत संघ द्वारा जब मिसाइल
करी गई यहाँ पे, तो अमेरिका ने तत्काल कहा कि पश्चिमी देशों के लिए घातक है और पश्चिमी देशों के लिए खतरा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कारण जो है, आप देखें, आपको अगर लिखना हो, अगर बिना हेडिंग के भी लिखना हो, बिना हेडिंग के भी आप लिख सकते हैं। शीत युद्ध के बारे में एक पैरा लिखो, पैरा चेंज करके दूसरा पैरा लिख लो, लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। महाशक्ति बनने की होड़ लिखना है तो एक पैरा चेंज करो, महाशक्ति की होड़ लिख दो, फिर पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, बस हेडिंग चेंज कर, पैरा चेंज करें और लिखते चले जाएं। फिर छोटे देशों पर नियंत्रण, जो बातें मैंने आपको बताई, विशेष तौर पर ये कि छोटे देश पर वो नियंत्रण क्यों चाहते हैं, तो वो सारी बातें आप लिख लीजिए। उसके अलावा क्यूबा मिसाइल संकट में आप टोटल मिसाइल संकट का वर्णन करेंगे कि कैसे सोवियत संघ क्यूबा में मिसाइल लगाया सन 1962 में और कैसे वो अमेरिका के टेंशन और तनाव का कारण बना। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीज़ें जो है दो ध्रुवीय विश्व के उदय का कारण बन जाती हैं, और इसीलिए जो है मैं आपको दो ध्रुवीय विश्व के उदय का कारण बनाया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने के लिए। अभी मैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव बताऊंगी, जैसा अभी आपको मैंने उस शीत युद्ध का पूरा अभिप्राय बताया जो विश्व पे इस समय संघर्ष का कारण बना, यानी परस्पर प्रतिद्वंदिता अभिव्यक्ति है शीत युद्ध। अब उस शीत युद्ध का वैश्विक पटल पर प्रभाव पड़ना बेहद जरूरी हो रहा है, और बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है, जिसे हमें पॉइंट दर पॉइंट समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। आप जैसे चाहो वैसे उसे लिख लीजिए। अब देखें, विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव कर ले या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव कर ले, प्रश्न किसी भी तरह आए। वैश्विक राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव भी आ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी शीत युद्ध का प्रभाव आ सकता है। तो कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपको उत्तर यही लिखना होगा जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। जैसे आपको देखिए, इस शीत युद्ध का प्रभाव वैश्विक राजनीति पर बहुत ज्यादा। सबसे पहले विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण हो गया। विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण यानी अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के सभी राष्ट्रों को अपनी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसके बदले दूसरे देशों को लालच भी दिया, उनकी सुरक्षा की, उनकी आर्थिक मदद करने की। तो कहीं ना कहीं जो है विश्व दो ध्रुव में है और विश्व का ध्रुवीकरण हो रहा है, और वो ध्रुवीकरण विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये जो आपको मैं प्रभाव बता रही हूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि शीत युद्ध का दोष भी यही है, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा। आप ये देखिए कि विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण हो रहा है, विश्व का ध्रुवीकरण हो रहा है, जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। कहीं ना कहीं वो सभी राष्ट्र को अलग अलग करके जो है उन्हें आपस में लड़ाना चाहते हैं। अगर विश्व में गुट व्यवस्था ना होती तो शायद संघर्ष की स्थिति न होती। तो कहीं ना कहीं विश्व राजनीति में ध्रुवीकरण के कारण संघर्ष होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। सबसे बड़ा कारण, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं, बहुत सारे लघु उत्तर प्रश्न तैयार होंगे, बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्न तैयार होंगे, बहुत सारे अतिलघु तैयार होंगे, सिर्फ इस एक पॉइंट में। आप ये देखिए कि दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव था सैन्य गठबंधनों का उदय। आप चाहे गठबंधन कह लो, चाहे संधि कह लो, चाहे समझौता कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे सैन्य गठबंधनों का उदय उस समय हुआ जब शीत युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करना चाहते हैं। आप ये देखिए, एक पहला जो समझौता हुआ अमेरिका ने किया, वो समझौता, अमेरिका मतलब क्या, पश्चिमी राष्ट्रों। अमेरिका ने 12 राष्ट्रों के साथ मिलकर एक संधि संगठन, एक समझौता किया, जिसका नाम था हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ध्यान से सुनिएगा, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसका एब्रीविएशन कर दूं, पहले भी मैंने आपको बताया, तो ये हो जाता है नाटो, NATO। पहले भी मैंने उसे बताया था, इसका पहला अक्षर N, इसका A, इसका T, इसका O लेके बन गया नाटो। इन्होंने एब्रीविएशन कर दिया, यानी इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है इंग्लिश में भी, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और उसके बाद जो है इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उनके पहले पहले अक्षर को लेकर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो हम बोलते ही हैं, अमूमन बोलचाल में हम नाटो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये संधि संगठन हुआ नाटो, जिसमें क्या हुआ, जिसमें जितने भी राष्ट्र हैं, अमेरिका और अमेरिका के साथ वो 12 राष्ट्र, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन 12 राष्ट्रों में से किसी एक पर भी हमला हो जाए तो 12 के 12 राष्ट्र अपने ऊपर हमला मानते हैं, इतनी मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं साम्यवाद के खिलाफ इन्होंने अपना एक गुट बना रखा है, पूंजीवादी गुट, और इसमें 12 राष्ट्र शामिल हैं। इनकी अपनी अलग विशेषता है, गुट है, और इनके अपने सैनिक हैं, और अपने सारे राष्ट्र एक दूसरे की मदद करते हैं, सैन्य मदद भी करते हैं, जरूरत पड़ती तो पैसे रुपए की मदद करते हैं। क्योंकि मैंने एक ही शब्दों में व्याख्या कर दी कि अगर एक राष्ट्र पर कोई बाहरी हमला हो जाए तो ये 12 राष्ट्र अपने ऊपर उसे मान
इससे बड़ी बात कोई भी कह नहीं सकती। तो ये तो नाटो हुआ, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसी तरह अमेरिका ने एक दूसरा संधि संगठन किया सिर्फ साम्यवाद को रोकने के लिए। सन 1954 में दूसरा संधि संगठन किया। ये जो पहला था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अप्रैल 1949 में हुआ, 1949 में, आप देखें 1949 में हुआ। और दूसरा 1954 यानी 1954 में हुआ। इसका पूरा नाम था दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई, पूर्वी एशिया के राष्ट्र को लेकर बनाया है, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, और इसको साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसका पहला अक्षर लेकर बन जाता है सीटो, SEATO, ये बन गया सीटो। इसे हम सीटो कहते हैं, यानी इसका एब्रिविएशन किया, संक्षेप में किया, तो ये बना सीटो। यानी ये पूर्वी एशिया के राष्ट्र को लेकर अमेरिका ने ये समझौता किया है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इस सारे समझौतों का लक्षण विशेषता सिर्फ वही है जो नाटो की है। ये एक दूसरे की मदद करेंगे और एक पर हमला होगा तो सब पे हमला मारेंगे। यानी ये भी अमेरिका द्वारा बनाया गया संधि संगठन। तीसरा, अमेरिका ने इसी 1954 के सीटों का नाम 1958 में सेंटो कर दिया और सेंट्रल बना दिया। इसका नाम है केंद्रीय संधि संगठन, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये सभी राष्ट्रों को एक करके एक संगठन समझौता किया। यानी जो अलग अलग था उसे अब एक करके एक संधि संगठन और एक समझौता इन्होंने किया, जिसे सेंटो कहते हैं। तो 3 सैन्य संधियां आप देखें, नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो के बारे में भी लघु भी आ सकता है, अति लघु भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सीटों के बारे में इनके सन भी आ सकते हैं, इनका पूरा नाम भी आ सकता है, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन। और सेंटो के बारे में आ सकता है। इसके अलावा इन तीनों सैन्य संगठन की विशेषता भी आ सकती है, जो मैं बीच में बार बार आपको बताती हूँ, तो वो भी आ जाएगा। और उसके अलावा सैन्य गठबंधन पे लघुत्तरी क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगला कारण आपका है वो है सस्तीकरण की होड़ में वृद्धि। आप ये देखें, जो वैश्विक पटल है उस पटल पे अब अस्त्र शस्त्र बनने की जो होड़ है वो शुरू हो गई है। पहले अमेरिका ने, ब्रिटेन ने बनाया ही था, और सन 1953 में सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण करके अपने को कहीं न कहीं अमेरिका के समकक्ष ला खड़ा कर दिया। और इसके बाद विश्व में कहीं न कहीं परमाणु परीक्षण और परमाणु हथियार बनाने का क्रम शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं सस्तीकरण की होड़ हो गई और सभी राष्ट्रों ने अपने अपने यहाँ वो विध्वंसक अस्त्र शस्त्रों को बनाना शुरू कर दिया और विश्व में सस्तीकरण शुरू हो गया, जो निशस्त्रीकरण योजना के जस्ट विपरीत था। क्या निशस्त्रीकरण? निशस्त्रीकरण मतलब होता है अस्त्र शस्त्र कम बनाना या ना बनाना। उस निशस्त्रीकरण योजना के विपरीत अब सस्तीकरण की होड़ लग गई है और वो निशस्त्रीकरण की योजना फेल हो रही है, जो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बेहद जरूरी है। तो कहीं न कहीं अब विश्व में एक खतरा पैदा हो रहा है, वो सस्तीकरण के रूप में आपको दिखाई देगा। जब ये परमाणु संपन्न होंगे तब किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। अगला कारण है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट कारण, आइजनहावर और पश्चिम एशिया संघ। आपको मैं बताऊं, जून 1957 में आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आइजनहावर नाम है इनका और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जून 1957 में इन्होंने एक घोषणा कर दी और अमेरिकी कांग्रेस ने इन्हें ये अधिकार दे दिया कि ये पश्चिम एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उन्हें साम्यवाद से बचाने के लिए किसी भी समय सेना भेजेगा या सैन्य कार्रवाई अपने विवेक से कर सकता है। और ये अधिकार पाते ही अमेरिका ने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब अपने विवेक से कुछ भी वो कर सकता है साम्यवाद को रोकने के लिए, तो उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अमेरिका ने, आपको बताऊं, इजराइल और फिलिस्तीन में चूंकि हर समय तनाव रहता है, तनातनी बनी रहती है, तो अमेरिका ने कहीं न कहीं इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं रूस फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया। सन 1967 के अरब इजराइल युद्ध में दोनों ने अपने अलग अलग देशों पर प्रभाव बनाने शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं बड़ा विश्व राजनीति में बहुत बड़ी हलचल थी, एक जो लोग देख रहे थे और सुन रहे थे और पढ़ रहे थे, लोगों को खतरा महसूस। अगला कारण है जो पूरे इस राजनीति को, विश्व राजनीति को बदल देगा, वो एक कारण है तृतीय विश्व युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको मैं बताऊं, अभी तक मैंने 2 दुनिया बताई थी और तब मैंने आपसे कहा था तीसरी दुनिया की बात मैं आगे इसी पाठ में करूंगी। अब मैं करने जा रही हूँ। आप ये देखें, पहली दुनिया, प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया सब मैंने आपको बता दी और अब मैं तीसरी दुनिया के बारे में
आपको बताने जा रही हूँ, तृतीय विश्व के बारे में बताने जा रही हूँ। दरअसल जो फ्रांस और ब्रिटेन से आज़ाद हुए, जो उनके चंगुल से आज़ाद हुए अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र थे, विशेष तौर पे जो अभी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो अभी आज़ाद हुए थे और उन्हें अपनी आज़ादी के बाद के सारी चुनौतियों का सामना करना था। कैसी चुनौतियाँ? वो जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसे ख़त्म करना है, शरणार्थियों को बसाना, ऐसी चुनौतियाँ थी उनके सामने, आर्थिक विकास की थी। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर बना हुआ था कि अगर हम इन दोनों गुटों में किसी में भी शामिल हुए तो हमारा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपना एक अलग गुट बना लिया, जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं, जो आगे चल के मुझे अभी आपको पढ़ाना है। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में विश्व राजनीति पर आपको दिखाई देगा। तो ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन में जो देश शामिल हुए वो तीसरी दुनिया के देश कहे, वो तृतीय विश्व का, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे, यानी वैश्विक राजनीति पे एक अलग दुनिया बनी, वो थी तीसरी दुनिया। बहुत बड़ी बात है ये, यानी गुट निरपेक्ष शुरू होना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होना और तृतीय दुनिया के रूप में पूरे विश्व में मज जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की का प्रभाव निर्माण। अगला सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में कारण है सोवियत संघ का विघटन। आप ये देखिए, विघटन मतलब क्या? विघटन मतलब टूट जाना, खंडित हो जाना। आपको मैं बताऊं, इस समय सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया। वहां ने सभी गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग कर दी और वो टूटकर अलग अलग, यानी वो सोवियत संघ जो एक अलग शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा था, टूटने के बाद उसके सामने ढेर सारी समस्याएं आ गई। अब उसे भी अपने यहाँ उस व्यवस्था को, उस नई व्यवस्था को संभालने में टाइम लगता, समय लगता, उस व्यवस्था को संभालना था। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं वो कमजोर पड़ गया और अब विश्व एक ध्रुवी व्यवस्था की ओर चला गया। अब सोवियत संघ कमजोर होता गया और अमेरिका ताकतवर होता गया। तो अब अमेरिका अकेला ताकतवर राष्ट्र हो गया। अभी तक मैं दो ध्रुवी की बात कर रही थी, तो जो सोवियत संघ में विघटन हुआ तो सोवियत संघ में भी आर्थिक विकास होना है, अब सोवियत संघ को संभालना है, उस नई व्यवस्था, कहीं ना कहीं नई व्यवस्था चुनौती होती है, उस चुनौती को संभालना था, इसलिए वो कमजोर पड़ता गया और कहीं ना कहीं जो है अब एक ध्रुवी व्यवस्था की ओर विश्व चल। ये तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वैश्विक राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, कुछ भी आए उत्तर यही लिखना है। लेकिन अक्सर एक बात होती है, वो ये है कि भारत और शीत युद्ध, भारत शीत युद्ध के बारे में क्या सोचता है? चूंकि आपको मैंने अभी बताया कि भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के समर्थक और बहुत सारी चीज़ों को साम्राज्यवाद के विरोधी हैं और भारत में हो रही समस्याओं को निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में उनका मत ना तो निष्क्रियता का था और न सकारात्मक, न तो वो इनके गुट में जाना चाहते हैं और न इस गुट के साथ रहना चाहते हैं, न इनका विरोध करना चाहते हैं। इसलिए भारत हमेशा, भारत का विचार क्या है? भारत इनमें शामिल नहीं होगा। भारत ने अपना एक अलग गुट बना लिया है, वो गुट निरपेक्षता के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत अलग नीति से चलता है और अलग, इनसे अलग सोचता है। इसलिए एक नया आंदोलन भारत में खड़ा कर दिया। उसमें विशेष योगदान हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो गुट निरपेक्षता के रूप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तीसरी दुनिया के राष्ट्रों ने मिलकर एक नया गुट बना लिया, उसे कह रहे हैं गुट निरपेक्ष। अब निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी भी गुट से निरपेक्ष रहना, अलग रहना, किसी भी गुट में शामिल न होना, यानी एक नया आपको आगे चल के आंदोलन बन जाएगा। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन इसे कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, इसलिए इसे नाम भी कहते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, पहले हमें जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका योगदान है इसमें, मैंने उनका डाटा एक बनाया और मैंने सोचा ये आपके किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए पहले मैं इसे बता दूँ। आपको मैं बता दूँ कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसकी शुरुआत 3 लोगों ने विशेष तौर पे की। उसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जोसेफ ब्रास्टिटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के थे। आपको बताऊं, इन तीनों ने विशेष तौर पे, इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इन्हें आप देखिए नेहरू, टीपू, नासिर के नाम से जाना जाता है, त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। आप ये देखिए, इनकी मदद सुकार्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और वामे एनक्रुमा ने भी बहुत ज़्यादा इस गुट का समर्थन किया। इसीलिए ये 2 नाम भी मैंने नीचे लिखा है विशेष तौर पे, जिन्होंने इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे कोई एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो आप विशेष तौर पे ये 3 नाम लिखेंगे। अब इनको मैं क्लियर कर दूं, फिर कभी पेपर
पेपर में आ जाए। पहला नाम है जोसेफ ब्राज टीटो। सन 1892 से 1980 तक यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे और इन्होंने जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई भी की। दूसरे हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1947 से 1964 तक भारत में प्रधानमंत्री रहे और साम्राज्यवाद का इन्होंने विरोध किया और नस्लवाद का विरोध किया। उसके अलावा जो है कमाल अब्दुल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति रहे सन 1918 से लेकर 1970 तक और तीनों ने मिलकर एक नया आंदोलन शुरू किया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। यानी किसी भी गुट में तीन नाम ऐसे भी आ जाता है, नासिर, नेहरू, टीटो है या टीटो, नेहरू, नासिर, त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। तो इस संक्षिप्त नाम को भी अक्सर पेपर में दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों, इनकी मदद इन दोनों लोगों ने की, बहुत समर्थन किया इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का, इसलिए ये नाम मैंने ये कहा। आप ये देखिए, सुकर्णो सन 1945 से 1965 तक इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे और इन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध किया, समाजवाद का विरोध किया। दूसरे है वामी एन क्रूमा। ध्यान से देखिए, वामी एन क्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री जो अफ्रीका की एकता के लिए और वहाँ उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने गुट निरपेक्ष, तो ये विशेष 5 नाम आपको दिखाई दे रहा है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित। अब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या? मैंने आपसे कह दिया, जो जब से हम पढ़ा रहे हैं 2 गुट, वो साम्यवादी पूंजीवादी गुट, उन गुट से अलग होकर तीसरा गुट जिन्होंने बनाया वो गुट निरपेक्ष। मतलब कहने का ये कि इनकी अपनी स्वतंत्र नीति है, ये अपनी स्वतंत्र नीति बनाते हैं और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाते हैं और उन गुटों से अलग रहते हैं। यानी इनका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये मूर्ख है इसलिए ऐसा करते हैं, ये तटस्थता की नीति लोग कहकर इसे नकारा करते हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तटस्थता नहीं है, अपनी स्वतंत्र नीति रखते हुए, अपनी अलग विदेश नीति रखते हुए, कभी किसी सही और न्याय का समर्थन करते हुए। इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसमें 2 कोटेशन अक्सर एग्जाम में लिखना पड़ता है, जो मैं आपको, चूंकि कोटेशन में मैं कोई बदलाव नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसे किताब से पढ़कर सुनाऊंगी और जब भी गुट निरपेक्षता का अर्थ आएगा आप उसे जरूर लिख देना। एक कोटेशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने ये कहा कि गुट निरपेक्षता जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो, वहां न तो हम तटस्थ रह सकते हैं और न तटस्थ रहेंगे। उन्होंने कहा जहां स्वतंत्रता को खतरा होगा और जहां न्याय को धमकी दी जाएगी वहां हम तटस्थ नहीं रहेंगे, वहां हम निरपेक्ष नहीं रहेंगे, वहां जो न्याय के लिए सही होगा उसको हम बोलेंगे, यानी न्याय का समर्थन। दूसरा है जॉर्ज लिस्का का एक कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लोग गुट निरपेक्षता को तटस्थता कहकर उसकी अवहेलना करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों ने अपने इस कोटेशन में बड़ी बातें कही। एक कोटेशन है जॉर्ज लिस्का का, उन्होंने कहा किसी विवाद के संदर्भ में यह जानते हुए कि कौन सही है और कौन गलत, किसी का पक्ष न लेना तटस्थता है, किंतु कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करना तथा सदैव सही नीति का समर्थन करना। यानी उन्होंने ये कहा कि ये जानते हुए भी कि क्या गलत है और क्या सही है, हम उसमें ना बोले, चुप रहे तो तटस्थता है, लेकिन अगर हम ये जान लें कि ये गलत है हम उसे गलत बोले और ये सही है हम उसे सही बोले तो हम न्याय का समर्थन करते हैं, वो गुट निरपेक्षता है। मेरे कहने का मतलब गुट निरपेक्षता, सिंपल सी बात है कि गुट निरपेक्षता वो है जिसमें हम न्याय का समर्थन करते हैं, हम अपनी नीति भी स्वतंत्र रखते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं बनते। जैसे हम सन 1947 से पहले थे, हम अपनी एक स्वतंत्र विदेशी नीति रखते हैं। अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाएं तो हमारी जो समस्याएं हैं स्वतंत्रता की बात की, न तो वो खत्म होती हैं, हम तो बस सैन्य गुट के समर्थन में रह जाएंगे और न अपनी चुनौतियों को पूरी कर पाएंगे। इसलिए भारत ने और इन देशों ने, विशेष तौर पे यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना, कहीं न कहीं इन देशों ने मिलकर जो है एक तीसरी दुनिया बना ली जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। बच्चों, अब मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य आपको बताऊंगी। गुट निरपेक्षता का पहला उद्देश्य है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। पहले बच्चों में आपको, हालांकि ये कोई इंटर के बच्चों के लिए नए शब्द नहीं है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद किसे कह रहे हैं? साम्राज्यवाद वो जब कोई अपनी सीमा से बाहर किसी राज्य पर आक्रमण करके उसे भी मिला लेना चाहे, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहे, वो साम्राज्यवाद होता है, जो बिल्कुल गलत है। हमारी जो सीमा है हमें उस सीमा के अंदर रहना चाहिए और दूसरे देशों के लिए विश्व शांति बनाए रखना चाहिए।
लेकिन दूसरे देशों पर भी हमला करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लेना साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्यवाद का विरोध गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र करते हैं, कहीं ना कहीं वो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं और उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। अब उपनिवेशवाद का मतलब समझाने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि सन 1947 से पहले भारत उपनिवेश था। हम आराम से कहें सन 1945 से पहले भारत उपनिवेश था। मतलब उपनिवेशवाद का क्या कि हम किसी दूसरे देश के अधीन हो, राजनीतिक आर्थिक सभी नीति का निर्णय वही लेते हो, हम किसी दूसरे देश के अधीन हो, ऐसा उपनिवेशवाद होता है। 1947 में हमारी टोटल नीतियाँ ब्रिटेन बनाया करता था, इंग्लैंड बनाया करता था और हम उनके अधीन थे। इसलिए अमूमन ज़्यादातर राष्ट्रों ने जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की वो कभी न कभी गुलाम रहे, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध को सबसे पहला उद्देश्य बनाया गुटनिरपेक्षता का। कहीं न कहीं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद खतरा है और आगे वो इस तरह के चक्करों, इस तरह की गुलामी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने साम्राज्य और उपनिवेशवाद को कहीं न कहीं एक बड़ा उद्देश्य बनाया। दूसरा उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है विश्व में शांति की स्थापना करना। शांति स्थापना करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, इसीलिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते, क्योंकि अगर गुट बनता है, गुट बनने से जो है विश्व में शांति खत्म होती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि गुट में शामिल न हो और विश्व में शांति बनी रहे, बल्कि वो शांति खत्म करने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे देश दोनों देशों को आपस में एक करने की कोशिश भी करते हैं, तो विश्व में शांति की स्थापना दूसरा उद्देश्य होता है। अगला है रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध। और मैं तो आपको कह रही हूँ कि जब हमारे ही द्वारा, हम बेस हैं इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही गुटनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और हमने बहुत अच्छे से रंग भेद झेला। क्योंकि आपको सभी इतिहास में पढ़ाया जाता है और नागरिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि गांधी जी को अफ्रीका में फर्स्ट क्लास की ट्रेन में से टिकट होते हुए सिर्फ इसलिए फेंक दिया गया कि वो काले थे। तो कहीं ना कहीं एक रंग भेद झेला गया, उन्हें कहा गया तुम काले हो, तुम भारतीय हो, इसलिए उन्हें भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं रंग भेद और नस्ल भेद दोनों उन्होंने झेला और भारत को इसकी बहुत ठेस थी। इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता में कहीं ना कहीं एक उद्देश्य बनाया कि रंग भेद और नस्ल भेद का विरोध करेंगे। जहाँ कहीं भी विश्व में अगर रंग भेद की बात होती होगी, नस्ल भेद की बात होती होगी, तो भारत विरोध के रूप में सबसे पहले खड़ा होगा, या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी राष्ट्र सबसे पहले खड़े होंगे। तो कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। अगला है निशस्त्रीकरण का समर्थन। वो शस्त्र का विरोध करता है, क्योंकि हमारा मानना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों का मानना है कि जो है शस्त्रीकरण विश्व के लिए खतरा है और विश्व के लिए कहीं न कहीं विश्व युद्ध, अगला विश्व युद्ध की तैयारी है। इसलिए हम निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। और मैं निशस्त्रीकरण का मतलब कई बार बताई, यानी अस्त्र शस्त्रों में करूँ। जिनके पास परमाणु बम है, जो परमाणु बम साथ के साथ हैं, वो तो परमाणु बम रख सकते हैं, लेकिन बाकी सभी देशों को नहीं बनाना हो या कम बनाना हो, ऐसा निशस्त्रीकरण होता है। तो कहीं न कहीं शस्त्रीकरण को खत्म करने का हम कोशिश करते हैं और निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। तो कहीं न कहीं गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य में ये बात रखी है। और सैन्य गठबंधन न करना, यानी जो आपने देखा पूंजीवादी सैन्य गठबंधन है, साम्यवादी सैन्य गठबंधन है, यानी जो गुटनिरपेक्षता के राष्ट्र हैं वो किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होते, यानी किसी भी सैन्य गठबंधन से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते। जो संधियां आपने देखी नाटो, सीटो, सेंटो, किसी से भी वो समझौता नहीं करते, यानी वो बिल्कुल अलग गुट में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सैन्य गुट से समझौता न करना भी गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है। विश्व शांति के लिए सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। बहुत जगह आज भी और पहले भी बहुत मंचों पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी और आज नरेंद्र मोदी भी, बहुत सारी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मंचों पर जो है विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं और विश्व के लिए काम कर रहे हैं। इवन हमारी दुश्मनी है पाकिस्तान से, तब भी पाकिस्तान को अभी भी इस कोरोना महामारी में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आवश्यकता हो तो हम आपकी मदद करेंगे, भले वो स्वीकार करें न स्वीकार करें। तो हम विश्व शांति की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो जहाँ गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होगा वो विश्व शांति की बात होगी। इसी गुटनिरपेक्षता में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो हुआ सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देशों ने इसका समर्थन किया। और अब जो है इस समय 120 से ज़्यादा राष्ट्र जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मेंबर हैं, सदस्य हैं और गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को मानते हैं। आपको मैं बताऊं, आजकल एक प्रश्न ये उठ जाता है
ये गुट निरपेक्षता तो तीसरे विश्व के रूप में बहुत पॉपुलर हो गया और तीसरे विश्व के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन प्रश्न हमेशा ये उठता है, क्योंकि दो राष्ट्र ताकतवर हैं, वो सोवियत संघ है और कहीं न कहीं अमेरिका था, बहुत ताकतवर राष्ट्र थी। अब ये तीसरी दुनिया के रूप में एक अलग इमेज हमारी बनी, तो अक्सर प्रश्न ये उठता है कहीं प्रासंगिक है कि नहीं, आज के समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है कि नहीं, इससे संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं। तो हम जब प्रासंगिकता का प्रश्न आता है तो दो दृष्टिकोण से विचारकों ने सोचा। पहला दृष्टिकोण ये, कौन जो हमें पसंद नहीं करता, विशेष तौर पे वो पश्चिमी राष्ट्र यानी पश्चिमी विचारकों का ये मानना है कि गुट निरपेक्षता आज के समय में प्रासंगिक नहीं। वो ये कहते हैं आज के टाइम में हम लोगों से दूरी बनाकर कोई राष्ट्र रह नहीं सकता। उनका कहना है वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली है, इसलिए उनके गुट में शामिल होना बेहद जरूरी है। और वो कहते हैं कि सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है हम लोगों के साथ हैं, कहीं न कहीं गुटों में शामिल हैं, इसलिए गुट निरपेक्षता की कोई प्रासंगिकता नहीं, किसी भी तरह से कोई प्रासंगिकता नहीं। इसी बात को रखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि भारत सोवियत संघ की कई बार भारत पाकिस्तान युद्ध में मदद लिया, इसलिए वो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि जब भारत जैसा राष्ट्र सोवियत संघ के साथ था तब भी परोक्ष रूप से कहीं न कहीं वो इस गुट में शामिल था। तो वो विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि आज के युग में जो है वो प्रासंगिक नहीं है। यानी प्रासंगिकता लिखते हुए पहले दृष्टिकोण में आपको पश्चिमी विचारकों के विचार बताने। दूसरा दृष्टिकोण है जिसके विचारक ये मानते हैं कि आज के समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता है और ये बेहद जरूरी है। आज विश्व पटल पे इन सारी चीज़ों की जरूरत है, साम्राज्यवाद के विरोध की, नस्ल भेद की विरोध की, रंग भेद के विरोध की, और वो किया जाता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। विश्व मंच पे हम तृतीय विश्व के रूप में बहुत जग जाहिर हो चुके हैं, हमारी बातों को सुना जाता है। हमारी यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं शुरू हो गई, आतंकवाद जैसी है, परमाणु युद्ध जैसी है, महामारी जैसी है। इन सारी समस्याओं के में जो है तृतीय विश्व युद्ध कम करता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रासंगिक है। और उसके बारे में एक इंदिरा गांधी का कोटेशन जो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, और उसमें हम बार बार करें कोटेशन किसकी कही हुई बात होती है और वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। कहीं न कहीं इंदिरा गांधी ने एक कोटेशन में एक बात कही थी गुट निरपेक्षता के लिए कि गुट निरपेक्षता अपने आप में एक नीति है, एक आंदोलन है, एक लक्ष्य नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि निर्णयकारी स्वतंत्रता और राष्ट्र की सच्ची देशभक्ति तथा बुनियादी हितों की रक्षा की जाए, जो किसी भी देश के अस्तित्व के रहने तक सार्थक है। यानी वो ये कहती है नीति है, ये सिर्फ उद्देश्य नहीं है, सिर्फ लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि किसी भी देश की सार्थकता बनी रहे और वो कभी भी किसी भी राष्ट्र का गुलाम न बने, उसकी अपनी स्वतंत्र नीति हो, उसकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, इसलिए बनाई गई। अब हमने गुट निरपेक्षता पढ़ा दिया, गुट निरपेक्षता से संबंधित प्रश्न पढ़ा दिया। बच्चों चूंकि अब विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था पे हो गया और शीत युद्ध समाप्त होने की कगार पे आ गया, तो ये हुआ कि चूंकि बहुत सारे राष्ट्र ऐसे थे जो परमाणु हथियारों से संपन्न थे और उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी भी हो सकता है। किसी न किसी तरह का कोई संधि नहीं कर रखा कि वो नहीं इस्तेमाल करेगा, तो कभी भी इन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकता है। कभी भी इनका मान लीजिए कभी भूल से भी एक परमाणु चला दिया तो विश्व में एक बहुत ज़बरदस्त हानि होगी। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बड़े राष्ट्रों ने अस्त्र शस्त्र नियंत्रण के लिए बहुत सारी संधियाँ की, जो मैं आपको बता दूं क्योंकि वो पेपर में आता है। तो उन्होंने इन सारे हथियारों को कम करने के लिए ये कई सारी संधियां की, जिन्हें मैं आपको बता दूं। पहली संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, 1 जून 19। उस परमाणु अप्रसार संधि को इंग्लिश में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ऑन ट्रीटी कहते हैं। पहला अक्षर लेके एनपीटी बनता है। ये संधि 1 जुलाई 1968 से प्रभावी हो गई और इस संधि में ये बातें हुई कि 1 जून सन 1967 से पहले जो राष्ट्र परमाणु बम से संपन्न है उन्हें रहने दिया जाए, बाकी सभी को परमाणु बम और घातक हथियारों से रोका। ये तो थी परमाणु अप्रसार संधि, जिसे एनपीटी है। दूसरी संधि हुई, ये सारी संधि जितनी भी अब मैं बताने जा रही हूँ ये सिर्फ घातक हथियारों को रोकने के लिए। दूसरी हुई सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। परिसीमन वार्ता पहली संधि, परिसीमन मतलब कम करना। अब इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क फर्स्ट, यानी SALT फर्स्ट। इसमें ये बातें हुई कि मिसाइल परिसीमन किया जाए, यानी मिसाइल बनाने में कमी की जाए, इस संधि में हुई। और इस संधि में सोवियत संघ के
हस्ताक्षर किया और घातक हथियारों को रोकने की कोशिश की। अगली संधि घातक हथियार को रोकने के लिए हुई, वो भी थी अगली संधि है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। आप देखें, रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव और अमेरिका के जॉर्ज बुश ने सन 1991 में इसका हस्ताक्षर किया। अगली, इसे इंग्लिश में स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेड्यूशन ट्रीटी कहते हैं। इसका मतलब स्टार्ट फर्स्ट। और इसी की दूसरी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण दूसरी चली रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने सन 1992 में इससे हस्ताक्षर किया और इस तरह जो है घातक हथियारों को रोकने के लिए ये सारी संधियां की। अब मैं समझती हूँ ये पाठ खत्म हुआ और आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हुए होंगे। आप घर में रहिए, घर में पढ़िए, सुरक्षित रहिए।